क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बोला है कि दो समतल दर्पण है हमारे पास जो कि चित्रानुसार व्यवस्थित है। ऊपर वाले को हम लोग माने हैं बी और नीचे वाले को मान रहे हैं ए। ये दूरी कितना है 0.2 मीटर और ये दूरी कितना दिया है 2√3 मीटर। बोलता है कि एक प्रकाश की किरण दर्पण ए के ठीक सिरे पर आती है और आपतन कोण जो है वो कितना होता है 30 डिग्री का। तो अगर आपतन कोण 30 है तो परावर्तन भी कितना होगा 30 ही होगा। और ये इस तरह से परावर्तन करते हुए बाहर चली जाती है। तो बोल रहा है कि कुल कितना परावर्तन होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला है कि अंतिम परावर्तन को भी काउंट करें, यानी कि ये जो लास्ट में जा रहा है इसको भी अगर काउंट करें तो कितना होगा। तो अगर हम लोग सभी को काउंट करते हैं तो देखना कितना आता है। यहाँ पर देखोगे तो ये दूरी यहाँ से ये जो लंब डाले हैं ये दूरी को मान लेते हैं x, जो कि हमें पता नहीं है। इसका ये और ये हमें पता है क्योंकि ये 30 डिग्री है। ये दूरी पता है कितना है 0.2 मीटर, ये बस नहीं पता है। तो अगर इसको अलग से एक त्रिभुज बना ले, देखो इस तरह से और ये ऐसे, तो ये दूरी कितनी है x, ये दूरी कितना है 0.2 मीटर और ये कितना है 30 डिग्री। अब ऐसा कोई फलन सोचो साइन कॉस टेन में कि हमारे पास लंब आ जाए और आधार आ जाए, क्योंकि कर्ण का मान तो दिया नहीं है, कर्ण का मान दिया नहीं है। तो हमें ऐसा रेशियो सोचना है जिसमें लंब आ जाए और आधार आ जाए। तो कॉस बराबर होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर कर्ण बटे आधार और सॉरी आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर टेन थीटा वाला फार्मूला लगेगा। तो लिख सकते हैं टेन थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब, तो उसको ले लिए हैं x। आधार कितना है 0.2। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर x/0.2। इसको उधर कर दे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x बराबर कितना आ जाएगा 0.2 डिवाइड √3। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली है, ठीक है। अगर इतना की वैल्यू x की 0.2√3 है तो ऐसे यहाँ पर भी एक आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी कंटिन्यू आएंगे। मतलब 2 गुणे √3 जितनी दूरी है उसका क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। भाई ये एक भाग का इतना मान आया है तो 2√3 भाग का मान कितना आएगा। तो हमारे पास एक की वैल्यू आई है, उसी तरह यहाँ पे भी डालेंगे लंब, तो यहाँ पर भी एक x आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा। यहाँ से लंब डालेंगे तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। यहाँ से डालेंगे तो एक यहाँ x आएगा, एक यहाँ x आएगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस देखें कितना है 2√3। एक पार्ट का हमने निकाल लिया है, उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कुल दूरी वो कितना हो जा रही है 2√3 मल्टीप्लाई 0.2√3, यही होगा। भाई x की वैल्यू यहाँ पर रखे हैं ना, तो x की वैल्यू कितना है 0.2√3, √3 से √3 कैंसल, कितना आ जाएगा 2 का 2 से 0.4। तो हमारे पास ये कुल दूरी हो गई, कुल दूरी कितना 0.4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर 0.4 डिस्टेंस में एक परावर्तन होता है
तो इसका मतलब क्या है, 0.4 में सॉरी x बराबर 0.2√3 में एक परावर्तन हो रहा है। तो ऐसे कितने हैं 2√3, तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना किया 0.4 मीटर। तो अगर 0.4 मीटर हमारी पूरी दूरी है तो अब हमसे क्या पूछा है कि कितने परावर्तन होंगे। तो यहां से हम लोग क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं 0.3√3 मीटर में एक परावर्तन, सॉरी 0.2√3 में एक परावर्तन, ऐसा बोल सकते हैं भाई। x डिस्टेंस x कितना है ये, यानी कि इतना दूरी में एक परावर्तन होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक परावर्तन हुआ है। तो वही हम बोल रहे हैं कि 0.2/√3 मीटर डिस्टेंस में एक परावर्तन हो रहा है। तो 2√3 मीटर डिस्टेंस में कितना परावर्तन होगा, तो पहले उसको बाद में निकालते हैं। इतना मीटर में एक आ रहा है तो 1 मीटर में कितना आएगा, पहले 1 मीटर में निकालें। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतना में इतना परावर्तन है तो 1 मीटर में कितना परावर्तन होगा। तो क्या करेंगे, एक ये है ही, इसके बटे में क्या आ जाएगा 0.2√3। अब जब बटे का बटे दिया हो तो नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 1/0.2 और ऊपर आ जाएगा √3, ऐसा लिख सकते हैं। अगर 1 मीटर में इतना परावर्तन हो रहा है तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 2√3, तो 2√3 डिस्टेंस में कितना परावर्तन होगा। तो 1 मीटर में इतना है तो 2√3 मीटर में कितना परावर्तन होगा, √3 डिवाइड 0.2 मल्टीप्लाई 2√3 परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे इसके पॉइंट को अगर हटाना चाहें तो ऊपर क्या कर दे, एक 0 लगा दें, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। भाई √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 3, और इसके पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, 2 से 2 कैंसल, तो आएगा कितना 30 परावर्तन। यही तो हमसे पूछा था। अंतिम को शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। तो अंतिम परावर्तन शामिल करते हुए, तो अंतिम परावर्तन को शामिल कर दे तो 30 तो इधर हुआ है और एक लास्ट में, कितना हो जाएगा 31 परावर्तन। तो दोनों ही आंसर हैं, ये 30 वाला भी आंसर है, और जब अंतिम परावर्तन को शामिल करके बोलेगा तो 31 आएगा, ये भी आंसर है, क्योंकि उसने 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला कितना परावर्तन होगा, दूसरा अंतिम को शामिल करते हुए। तो कितना परावर्तन हो जाएगा 30 और 31। तो देखना इसी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना तुम्हें ये पता होना ही चाहिए ताकि तुम लोग अपने फार्मूले में रख सको। तो देखना इसका जो है फार्मूला n बराबर d tan i। i क्या है, आपतन कोण। हाँ, वो अपने अकॉर्डिंग हो सकता है तुमसे परावर्तन ही बोल दे, तो आपतन बराबर परावर्तन होता ही है, क्योंकि कोण i बराबर कोण r, ये कौन बताता है परावर्तन का नियम। तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया n बराबर d tan i। अब ये तुम्हें आपतन कोण भी बोल सकता है, परावर्तन कोण भी, और हमें पता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है।
यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ये कौन बताता है? परावर्तन का नियम। अब इसमें एन डी और टेन आई क्या है? तो एन है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन की संख्या, डी क्या है? डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? डिस्टेंस तो दो है, कौन वाली? डी जो है वो क्या है? दर्पण की लंबाई। तो दर्पण की लंबाई कितनी होती है? 2√3, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है। और 10i, तो आई क्या है? आपतन कोण। तो इस फार्मूले में लिख लेना डी एन, और ये क्या क्या है? एन क्या है? परावर्तन की संख्या। डी क्या है? दर्पण की लंबाई। आई क्या है? आपतन कोण। आपतन या परावर्तन दोनों तुम्हें बोल सकता है। तो इस फार्मूले से तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, एल, डी बाई एल 10i। एल क्या है? एल उसकी दर्पण के बीच की दूरी, दर्पणों के बीच की दूरी। तो इससे कर सकते हो। अब इससे चेक करते हैं क्या हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो चलो इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। एन बराबर डी, दर्पण की लंबाई कितना दिया है? 2√3 बटे एल 10i, एल की वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू 10 30 डिग्री, यही है। तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 डिवाइड 2, ऊपर 10 कर देते हैं भाई, 0.2 को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। 10 30 का मान 1/√3, √3 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2√3 इंटू 10 इंटू √3 डिवाइड 2, 2 से 2 कैंसल, √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 3, 3 इंटू 10 30। तो n कितना आ गया? 30। और यही आया था, अंतिम को शामिल करेंगे तो +1 कर देंगे, n+1 बराबर 30+1 बराबर 31। तो इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग इसी को यूज करेंगे क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। चेंज क्या? ताकि तुम्हें, नहीं नहीं, नहीं नहीं, गलत नहीं है।
भाई एल मतलब लेंथ या लंबाई, तो एल मतलब लंबाई किसकी, दर्पण की। डी मतलब डिस्टेंस या दूरी किसकी, दोनों दर्पणों के बीच की, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई डी मतलब डिस्टेंस, तो वही तो लिखे हैं दूरी। एल मतलब लंबाई यानी लेंथ, तो ऐसा लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमें पता चले। पता चला एल मतलब हम लिखे हैं क्या, दूरी, और डी मतलब लिखे हैं लंबाई, तो उल्टा हो जा रहा है। तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो हमेशा पढ़ते आए हो उससे मिसमैच हो जाएगा, तो गलती कर सकते हो, इसलिए उसको चेंज कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन लिखना, दो समतल दर्पण दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर, दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर, दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हैं। तथा उनके मध्य एक वस्तु रखी जाए तो, तथा उनके मध्य एक वस्तु रखी जाए तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। लिखे, चलो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है। सुनना, क्या बोला है तुम्हें कि दो समतल दर्पण हैं और एक दूसरे से, इसको मान लेते हैं M2 और ये है M1, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा। तो ये बोला दो समतल दर्पण है और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा। अगर इनके बीच में एक वस्तु रख दे कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कि इस पार रख दे, क्योंकि इस पार रखोगे दर्पण के पीछे हो गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा। तो हमें इन दोनों के बीच में रखना है, मतलब दर्पण के सामने ही होना चाहिए, यानी दर्पण के नीचे रख दे या दर्पण के पीछे रख दे। दर्पण के पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसमें यहां से यहां तक में कहीं भी एक वस्तु को रख दो तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे,
उसको हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, m बराबर 360 बाई थीटा, इस फार्मूले को लगाएंगे तो आंसर आएगा कि कितना प्रतिबिंब बन रहा है। अब m का मान चेंज होता रहेगा हर बार। जैसे मान लो कि अगर हमें थीटा दे दिया कितना 60 डिग्री, तो m बराबर क्या हो जाएगा 360 बाई 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है आगे देखते हैं। नंबर पहला पॉइंट, यदि m सम संख्या है, यदि m सम संख्या है, सम संख्या जानते हो ना, तो प्रतिबिंब की संख्या, तो अगर m सम नंबर में आ जाए तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर होता है m माइनस 1, यानी कि अब प्रतिबिंब कितना बना होगा 5। यहाँ पे आया है 6, लेकिन ये 6 आंसर नहीं है, आंसर ये है कितना बना है 5, क्योंकि m क्या है अभी सम संख्या आया है, तो उसमें से एक घटा देंगे तो कितना आएगा 5। अगर यही चेंज हो जाए, क्या यदि m क्या हो जाए ऑड नंबर या विषम संख्या, यदि m विषम संख्या हो, विषम संख्या है, तो आगे वही चीज है प्रतिबिंब की संख्या। तो n बराबर क्या लिखेंगे m, यानी कि जितना m होगा उतना ही n होगा, और हमारा वास्तविक आंसर क्या होगा n, m नहीं होगा हमारा वास्तविक आंसर। अगर तीसरा हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें, हाँ, हम लोगों का जो हर बार आंसर आएगा n ही होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर 7 होता तो n और m के मान दोनों ही 7 होते, लेकिन हमारा एक्चुअल में आंसर हम लोग n को ही हर माने, क्योंकि अगर m को मानना शुरू कर देंगे तो बाद में कहीं पर n आ जाएगा, कहीं पर m आ जाएगा। इससे अच्छा है कि हर बार हमारा आंसर क्या होगा n, चाहे n और m के मान समान ही क्यों ना हो, क्योंकि जब विषम संख्या होगा, जैसे 7 आ गया m, तो n भी वही होगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा आंसर n हर बार होगा। अब n का मान m के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर बराबर होगा इसका मतलब वो विषम है, बराबर नहीं है इसका मतलब वो सम है। तीसरा क्या बोलता है कि ऐसा जरूरी थोड़ी है हर बार कि 6 आए, 7 आए, 8 है, 9 आए, हो सकता है 9.8 आ जाए या 3.2 आ जाए, तो क्या करेंगे, यानी कि भिन्नात्मक आ जाए। जैसे 3.2 क्या है भिन्नात्मक है, या लिख दिया 3/2, तो वो भी क्या है भिन्नात्मक ही तो है। 3/2 का मतलब क्या है 1.5, यानी 1.5। तो ऐसा आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो तीसरा क्या बोलता है, यदि m भिन्नात्मक या फ्रैक्शनल हो, भिन्नात्मक, हाँ नहीं, जो है उसी का मानते हैं। यदि m भिन्नात्मक है तो प्रतिबिंब की संख्या, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए m का मान दे दिया तुम्हें 8.2, 9.7, 6.3, 7.1, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रतिबिंब की संख्या होगी, कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको हटा दो। 8 लिख दो यहाँ, 9 लिख दो यहाँ, 6 लिख दो और यहाँ 7 लिख दो। ये हमारा प्रतिबिंब का संख्या होगा। मतलब भिन्नात्मक जो है, भिन्न के बाद या दशमलव के बाद वाली संख्या को नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चौथा कंडीशन क्या बोलता है, चौथा बोलता है कि जो वस्तु है वो सम द्विभाजक या बाइसेक्टर पे हो। सम द्विभाजक मतलब हम लोग वस्तु को यहाँ पे रखें और बीच से काट के रखें तो दोनों में बराबर भागों में विभाजित हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं सम द्विभाजक। या हो सकता है कि हम लोग वस्तु को ऐसे जगह रखें जहां दो भागों में विभाजित ना भी हो। तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि सम द्विभाजक पर हो और दूसरा ना हो। तो सम द्विभाजक होता क्या है कि मतलब दोनों तरफ इक्वली हो,
दोनों साइड से बराबर आए तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विभाजक। जैसे तुम लोग आगे पढ़ोगे तो वहां पे एक आता है द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री। तो द्विपार्श्व का मतलब होता है कि किसी भी जीव के शरीर को अगर एक्सटर्नली या बाहरी रूप से काटा जाए तो दो इक्वल भागों में विभाजित हो जाए तो उसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। बाह्य रूप से हम बात कर रहे हैं, अंदर रूप से नहीं तो पता चलेगा कि किसी का एक दिल है तो बोलोगे सर दिल तो इधर हो गया और इधर का कुछ है ही नहीं। तो हम लोग बाहर से बात कर रहे हैं, अंदर से नहीं, यानी कि एक हाथ इधर जाएगा एक हाथ इधर जाएगा। तो अगर बाह्य रूप से देखा जाए तो बराबर भागों में बंटना चाहिए। तो उसी को यह क्या बोलता है कि अगर उसको हम लोग डिवाइड करें तो दो इक्वल पार्ट में अगर विभाजित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विभाजक। गणित में भी पढ़े होंगे समद्विभाजक। और दूसरा क्या हो सकता है कि समद्विभाजक पे ना हो, यानी कि हो सकता है थोड़ा किनारे पर हो, तो किनारे पर होगा तो समद्विभाजक कहां से आएगा। तो तीसरा जो चौथा कंडीशन है वो क्या बोलता है, यदि वस्तु समद्विभाजक पर हो तो सेम कहानी प्रतिबिंब की संख्या। तो समद्विभाजक पर होगा तो सूत्र सिंपल है, कौन सा, n बराबर m-1। और अगर ना हो तो फिर यही n बराबर m, मतलब सूत्र वही है। तो सम मतलब समद्विभाजक या सम संख्या, विषम मतलब समद्विभाजक पर नहीं है, तो सूत्र दोनों का सेम आ जाता है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, n बराबर m-1। तो यहाँ पे देखोगे तो एक चीज कॉमन है, क्या, समद्विभाजक सम संख्या, दोनों का सूत्र सेम है। यानी कि समद्विभाजक पर हो या सम संख्या हो तो सूत्र क्या लगेगा, n बराबर m-1। और अगर विषम पे है या समद्विभाजक पर नहीं है तो सूत्र क्या लगेगा, n बराबर m। तो आगे हम लोग क्या लिख देते हैं, पांचवा पॉइंट सेम यही रहेगा, यदि वस्तु समद्विभाजक पर नहीं है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर m। तो इसमें तुम लोग देखोगे तो ये दोनों सूत्र सेम है, यानी कि इन दोनों को याद रखो, इन दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है। और तीसरा तो बिल्कुल अलग है। तो टोटल तो हमारे पास 5 फार्मूले आ रहे हैं। पहला सम संख्या है तो n-1 m-1 कर दो, विषम है तो n बराबर m, अगर भिन्नात्मक है तो दशमलव के बाद की संख्या को छोड़ देंगे, अगर समद्विभाजक पे है तो सेम वही फार्मूला n बराबर m-1 और नहीं है तो n बराबर m। तो इससे हम लोग प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दो समतल दर्पण, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखना। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर स्थित हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर स्थित हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर स्थित हैं। उनके मध्य एक वस्तु m1 से m1 से 10 डिग्री के कोण पे है, 10 डिग्री के कोण पर है। तो m1 से बनने वाले
तो M1 से बनने वाले प्रथम 3 प्रतिबिंबों की स्थिति, M1 से बनने वाले प्रथम 3 प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रथम 3 प्रतिबिंबों की स्थिति एवं निकाय द्वारा बनाए गए, एवं निकाय द्वारा बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। निकाय द्वारा बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वो बोला है कि दो दर्पण थीटा यानी कि 30 डिग्री पर झुके हुए हैं, तो m बराबर 360 बाई थीटा, तो m कितना आ जाएगा 360 बटे 30, कितना हो जाएगा 0 से 0 और ये आ जाएगा 12 तिहाई 36। तो m 12 आया है, लेकिन ये है कैसा सम संख्या, तो सूत्र क्या लग जाएगा n बराबर m माइनस 1, यानी कि आएगा कितना 12 माइनस 1 बराबर 11। तो यहां से बोल सकते हैं कि कुल 11 प्रतिबिंब बनेंगे, कुल 11 इमेज या प्रतिबिंब बनेगा। ये तो हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। बोला था निकाय के द्वारा कुल बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, M1 दर्पण से 3 प्रतिबिंबों की स्थिति बताइए। तो देखना उसने बोला है कि M1 से 10 डिग्री के कोण पर एक वस्तु रखी है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं, जिसको अगर हम लोग इधर से मिलाएं तो ये कोण जो है ये आना चाहिए 10 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन बोला है कि M1 से 10 डिग्री का कोण बनाता है ऑब्जेक्ट। तो अगर ये 10 डिग्री है तो इधर का कोण कितना बचा 20 डिग्री, तो ये हो गया 20 और टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 30। तो M1 से हमसे पूछा है, तो चलो आ जाते हैं M1 के पास। ये आ गया M1 और ये है M2। M1 का कोण कितना है 10 डिग्री, M2 का कितना है 20 डिग्री, दोनों के बीच का कोण कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। 10 में 30 जोड़ो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, 20 में 30 जोड़ो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। फिर अगला क्रिस क्रॉस करते जाओ और यहाँ पर 30 ही रहेगा, 50 30 80 डिग्री, 40 30 70 डिग्री। तो पहला प्रतिबिंब तो 10 पर वो वस्तु ही रखी है, तो पहले 3 का पूछा है ना, तो यहाँ पर एक और बढ़ा लेते हैं, ये 30 डिग्री। तो 70 30 100 और 80 30 110। तो प्रथम 3 कहाँ कहाँ बनेगा 50 पर 70 पर 110 पर, यानी M1 से 3 प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी 50 डिग्री 70 डिग्री 110 डिग्री। चाहे तो 10 को भी ले सकते हैं, क्योंकि समतल दर्पण क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु 10 जितना दूरी पर है उतना पर ही बनेगा, लेकिन ये कुछ एंगल पर है इसलिए 10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 50 70 110। M2 से अगर पूछता है कि प्रथम 3 प्रतिबिंब की स्थिति, तो क्या बताते 40 डिग्री 80 डिग्री 100 डिग्री। तो हमसे पूछा है M1 से, तो M1 से क्या हो जाएगा, M1 से पहला कहाँ बना 50 डिग्री पर, दूसरा 70 डिग्री पर और तीसरा 110 डिग्री पर। अगर हमसे M2 से पूछता तो इसे भी हम लोग बता सकते थे, पहला कहाँ बना है 40 डिग्री पर, दूसरा कहाँ बना है 80 डिग्री पर, तीसरा कहाँ बना है 100 डिग्री पर। ठीक है, तो ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्थिति वही ना हुई, हाँ पोजीशन स्थिति वही, यानी कि पहला जो प्रतिबिंब बनेगा 10 डिग्री पे बना है,
तो अगला कहाँ बनेगा, 10 इधर और बढ़ाओ, 40 या 50 डिग्री पे बनेगा। फिर उसके बाद अगला कहाँ बनेगा, 70 पर है ना, 70 पे, तो अगला 70 पे इधर कहीं बनेगा। फिर अगला ले जाओ 110 पर, मतलब अधिक कोण हो जाएगा। उसी तरह M2 से पूछता तो M2 का कोण इधर आते जाता, M1 का उधर चलते जाता। लिखना क्वेश्चन नंबर 14 है ना, लिखना दो समतल दर्पण थीटा कोण पर स्थित हैं। दो समतल दर्पण थीटा कोण पर स्थित हैं एवं दर्पणों द्वारा उत्पन्न विचलन एवं दर्पणों द्वारा उत्पन्न विचलन 240 डिग्री है, एवं दर्पणों द्वारा उत्पन्न विचलन 240 डिग्री है। यदि उनके मध्य एक वस्तु रख दी जाए तो, यदि उनके मध्य एक वस्तु रख दी जाए तो यदि उनके मध्य एक वस्तु रख दी जाए तो कुल प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि दो समतल दर्पण हैं, उनके बीच का कोण कितना है, थीटा, और विचलन कोण डेल्टा कितना दिया है, 240 डिग्री। लेकिन वहां पे बोला है दो समतल दर्पण, तो हमें पता है कि दो समतल दर्पण से उत्पन्न विचलन कोण होता है 360 माइनस 2 थीटा। डेल्टा का मान पता है 240 इक्वल 360 माइनस 2 थीटा। इसको उस पर ले जाए, इसको इस पर ले आए, तो 2 थीटा बराबर कितना जाएगा, 360 माइनस 240, कितना बचेगा, 60 इधर 60 इधर, 120 डिवाइड 2, तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये तो थीटा आया है, हमसे थीटा थोड़ी पूछा है, वो तो हमसे पूछा है कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो थीटा आ गया, प्रतिबिंब आ जाएगा। m बराबर क्या होता है, 360 बाई थीटा, तो 360 डिवाइड 60 बराबर 6। m क्या है, अभी सम संख्या, और अगर सम है तो फार्मूला हो जाएगा n बराबर m माइनस 1, तो 6 माइनस 1 बराबर 5। तो कुल कितने इमेज बनेंगे, 5। आंसर ये है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं।
दो समतल दर्पण एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दर्पण M1 से 5 सेंटीमीटर दूर, दर्पण M1 से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी जाती है। दर्पण M1 से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी जाती है। तो M1 व M2 से M1 व M2 से प्रथम 4 प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो M1 व M2 से प्रथम 4 प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलो आ जाओ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि दो समतल दर्पण हैं। तो ये दो समतल दर्पण, ये है M1 और ये है M2। बोलता है कि इनके बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। बोलता है कि M1 से 5 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है। तो यहां से यहां की दूरी कितनी आएगी? 10। भाई अगर ये 5 है तो ये 10, टोटल कितना है? 15। तो बोलता है कि M1 और M2 से प्रथम 4 प्रतिबिंबों की स्थिति बताइए। तो बहुत ही आसान है, इधर लिख देते हैं M1 और इधर लिख देते हैं M2। इसका क्या है? 5, इसका क्या है? 10। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 15। जोड़ते जाएंगे 15। 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 20। 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 25। फिर इसमें 15 जोड़ दो, 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। 20 और 15 35। फिर इसमें 15 जोड़ दो, 35 15 50 और 40 15 55। तो प्रथम 4 पूछा था ना, तो M1 से पहला आएगा 5 सेंटीमीटर, दूसरा 25, तीसरा 35, चौथा 55 सेंटीमीटर। M2 से पूछा था, उससे भी बता देंगे। M2 से कितना? पहला 10 पर, दूसरा 20, तीसरा 40, चौथा 50 सेंटीमीटर। हमें यदि कोई दर्पण वस्तु से दूर या नजदीक, यदि कोई दर्पण वस्तु से दूर या नजदीक d दूरी विस्थापित होता है, d दूरी विस्थापित होता है,
तो प्रतिबिंब का विस्थापन, ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब का विस्थापन ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। देखना क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्या बोल रहा है कि एक दर्पण है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा वो बोलता है कि एक दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु रख दे रहे हैं। वो बोलता है कि दर्पण को या इस वस्तु के पास ले जाएं या इस वस्तु से दूर ले जाएं तो विस्थापन कितना होता है, डी। कितना होता है, डी। तो हम लोगों को वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी वो थोड़ी दिया है, वो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी हमें नहीं दिया है। वो तो बोल रहा है कि दर्पण का विस्थापन डी होता है। मतलब दर्पण अगर पास जा रहा है यानी कि डी दूरी पास गया, या दूर जा रहा है यानी डी दूरी दूर गया। वो दर्पण और वस्तु के बीच का दूरी हमें नहीं दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां से दर्पण तक की दूरी x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसको दर्पण को वस्तु के या पास ले जाओ या दूर ले आओ, विस्थापन कितना होता है, d। तो हम लोग दर्पण को इससे d दूरी ले जाते हैं, यानी कि अब हमारा दर्पण जो है इधर कहीं पर आ गया। यानी कि यहां से यहां तक का विस्थापन कितना हो गया, d। ऐसा वो बोलता है। यानी कि वस्तु से क्या हो गया, ये दूर चला गया। कितना दूर, d। पहले x था, अब उससे कितना दूर चला गया, d। तो अब वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी क्या हो गई, x प्लस d या d प्लस x। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, समतल दर्पण में जितना दूर वस्तु रहता है उतना ही दूर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो पहले कंडीशन में इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उतनी ही दूरी पर। ये उसका प्रतिबिंब बन गया x दूरी पर। लेकिन ये बोलता है जब इसको दर्पण को दूर ले जाते हैं वस्तु से या पास ले जाते हैं, तो हम लोग दूर वाला ले रहे हैं या पास वाला, किसी को ले लो, आंसर दोनों से सेम ही आना है। अगर इसको दूर ना ले जाकर के इसके पास कर दो
तो बोल देंगे कि डी दूरी पास ले गए हैं, दूर ले गए हैं, तो डी दूरी दूर ले जा रहे हैं। तो हम लोग इसको दर्पण को शिफ्ट कर दिए कितना, डी डिस्टेंस, यानी कि डी दूरी पर विस्थापित कर दिए। तब बोलता है कि ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो एक्स पर बना था, तो अगला प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा। तो अगला प्रतिबिंब इसका हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसको शिफ्ट करें तो अगला प्रतिबिंब हमारा जो है यहां पर बन रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल दे रहे हैं आई डैश, और इस डिस्टेंस को क्या बोल दे रहे हैं, वाई। यानी कि पहले अगर विस्थापित नहीं होता तो प्रतिबिंब एक्स पर था, एक्स पर बनता, अब विस्थापित हो गया तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वाई पर। भाई डी शिफ्ट किए तो प्रतिबिंब वाई पर बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि दूरी कितनी हो रही है। तो देखना, पहले की अगर बात करें हम लोग, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस डी। तो यहां से प्रतिबिंब की भी दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस डी ही। भाई अगर वस्तु की दूरी x प्लस डी है तो प्रतिबिंब की भी दूरी x प्लस डी होगी। लेकिन हमसे वो ये थोड़ी पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, x प्लस डी। वो तो बोल रहा है प्रतिबिंब कितना शिफ्ट हो रहा है। भाई प्रतिबिंब यहाँ पे बना था, अब यहाँ पे बन रहा है, पूछ रहा है कि ये कितना शिफ्ट हुआ, यानी कितना पीछे बनेगा या कितना आगे बनेगा। अगर दर्पण को पीछे ले आएंगे तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, दर्पण को आगे ले आएंगे तो प्रतिबिंब आगे बनेगा। तो ये बोल रहा है कि ये जो y दूरी है इसी को ज्ञात करना है, यानी कितना विस्थापित हुआ। अगर दर्पण को d दूरी पर हम लोग विस्थापित कर दिए तो प्रतिबिंब कितना विस्थापित हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो वस्तु और इधर क्या है, प्रतिबिंब। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 2x प्लस वाई। वस्तु से इस इमेज की दूरी कितना है, 2x प्लस वाई। भाई कुल डिस्टेंस कितना है वस्तु से प्रतिबिंब की, x और y, तो टोटल कितना है 2x प्लस वाई। y हमें नहीं पता है, उसी को ज्ञात करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं वस्तु से प्रतिबिंब आई डैश की दूरी ये कितना है, 2x प्लस वाई। कहे नहीं होगा भाई, ये x 2x, ये हो गया y। तो y हमें नहीं पता है, y को जोड़ भी नहीं सकते ना भाई। एक ये 2 है, ये भी 2 है, और ये लिख दे किसको, हाँ तो ये तो भी जुड़ेगा। और इसकी दूरी कितनी हो गई भाई, शिफ्ट करने से पहले ये था, शिफ्ट करने के बाद ये आ गया दूरी ना, कितना है x प्लस डी। तो 2 को कॉमन लेकर बोल सकते हैं 2x प्लस डी। तो अब बाद में कितना हो गया, या प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, 2x प्लस डी। ये पहले की कहानी थी, ये बाद की। तो देखोगे इसका इससे अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बताओ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2d, इधर पे क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2 नहीं होगा। अब देखोगे तो x इस पार है प्लस में, ये भी x इस पार है प्लस में, प्लस प्लस दोनों हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। या बोले 2x को उठा के इस पार ले आओ तो आ जाएगा माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा। जैसे तुम्हें समझ ऐसे समझ लो कि इस पार भी प्लस में, इस पार भी प्लस में, तो कट जाएगा। या इसको उठा के इस पार ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है फिर भी कट जाएगा। तो दोनों कट गए, काट देते हैं। आया कितना, y बराबर 2d। यानी कि अगर दर्पण को वस्तु से d दूरी आगे ले जाओ, यानी कि नजदीक ले जाओ, या d दूरी दूर ले जाओ, प्रतिबिंब 2d दूरी विस्थापित हो जाता है। मतलब जितना दूर करोगे, अगर बोल रहे दर्पण 10 सेंटीमीटर दूर गया तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पीछे जाएगा। अगर बोले कि दर्पण जो है वस्तु से 5 सेंटीमीटर नजदीक आया तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर नजदीक आ जाएगा। तो d कुछ भी दे सकता है तुम्हें, यानी कि एक फार्मूला भी हमारा हो गया कि अगर दर्पण को वस्तु के पास या दूर ले आए तो जितना दर्पण शिफ्ट होता है उसका डबल प्रतिबिंब शिफ्ट होता है। भाई y ही तो हमसे पूछा था, तो y कितना हो गया 2d। d का मान तुम्हें कुछ भी दे, उससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिबिंब कितना शिफ्ट हो रहा है।
डालना गोलीय दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल लिखे, स्फेरिकल मिरर या गोली दर्पण, डैश करके लिखना। यह एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है। यह एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है। यह एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह को पॉलिश किया जाता है। जिसकी एक सतह को पॉलिश किया जाता है। लिखे, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। एक लाइन नीचे छोड़ के लिखना, यह दो प्रकार के होते हैं। यह मतलब कौन? गोलीय दर्पण। लिखना नंबर फर्स्ट, कॉनकेव मिरर या हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। डैश करके लिखना, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके बाह्य भाग को पॉलिश किया जाता है। ऐसा दर्पण जिसके बाह्य भाग को पॉलिश किया जाता है तथा आंतरिक भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तथा आंतरिक भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। सेकेंड पॉइंट लिखना, कॉन्वेक्स मिरर हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। लिखना, ऐसा दर्पण जिसके, ऐसा दर्पण जिसके, ऐसा दर्पण जिसके आंतरिक भाग को पॉलिश किया जाता है। जिसके आंतरिक भाग को पॉलिश किया जाता है तथा बाह्य भाग, तथा बाह्य भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। चलो
थोड़ा देख लेते हैं और काम की चीज। सुनना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं दर्पण की। तो हमने दो परिभाषा बताई। ये बोलता है कि अगर दर्पण का बाह्य भाग क्या कर दे, पॉलिश, तो ये जो है ये क्या हो गया, आंतरिक भाग। तो अगर बाह्य भाग को पॉलिश करे और जो आंतरिक भाग है वो किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का, मतलब प्रकाश की किरणें उससे क्या हो, परावर्तित। तो इस बार इसका जो आंतरिक भाग है वो क्या कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ का काम, परावर्तक पृष्ठ। तो पॉलिश कहाँ किया गया है, बाह्य भाग पर। तो अगर बाह्य भाग पे पॉलिश करें और आंतरिक भाग क्या करे, परावर्तक पृष्ठ का, तो वो दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण। दूसरा, अगर इसके आंतरिक भाग को पॉलिश कर दें और बाह्य भाग किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो परिभाषा क्या बताएंगे, ऐसा दर्पण जिसका बाह्य भाग पॉलिश किया जाता है और आंतरिक भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में क्या बताएंगे, ऐसा दर्पण जिसका आंतरिक भाग पॉलिश किया जाता है और बाह्य भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक दर्पण ले रहे हैं, तो अभी हम लोग पहले पढ़े थे गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। तो उसमें क्या बताया कि ऐसा दर्पण या यह एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ को पॉलिश किया जाता है। अगर अंदर वाले को पॉलिश करें तो उत्तल दर्पण बनेगा, अगर बाहर वाले को पॉलिश करें तो अवतल दर्पण बनेगा। तो गोली दर्पण क्या होता है कि एक खोखला कांच का गोला होता है, उसको काट दो, काटने से उसका दोनों में से किसी भी पृष्ठ को पॉलिश करो तो उसके हिसाब से दर्पण हमारा बनता रहेगा। अगर अंदर वाले को पॉलिश करें, भाई ये अंदर की साइड है तो इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक पृष्ठ। तो अगर अंदर का पॉलिश कर दे तो क्या बन जाएगा, उत्तल, और अगर बाहर को पॉलिश कर दे तो क्या बन जाएगा, अवतल। तो इसी में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखना, अगर ये ऐसा मानते हैं कि ये गोले का ही भाग है, तो गोले की बात करें तो उसका एक केंद्र भी होता है। भाई जो गोला है उसका केंद्र होता है ना, तो गोला का जो केंद्र है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और ये वक्रता केंद्र किसका होगा, दर्पण का, जिसको हम लोग बोलते हैं सी, वक्रता केंद्र। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम लोग बोल दिए वक्रता केंद्र, यानी कि गोले का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। अब ये जो दर्पण है हमारा, इस दर्पण के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, ध्रुव। दर्पण का मध्य भाग क्या कहलाता है, ध्रुव। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पोल। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, या बोले जो गोले की त्रिज्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अगला अगर हम लोग बात करें इसमें, तो एक होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। और एक होता है मुख्य अक्ष।
तो मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या होती है, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस की परिभाषा क्या बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो वो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। जैसे देखना एग्जाम्पल में हमने क्या किया, ये एक दर्पण ले लिया और इसको इस तरह से पॉलिश कर दिया, ये उसका ध्रुव P, ये इसका वक्रता केंद्र C, और हम लोग मान रहे हैं कि ये उसका यहाँ पर फोकस है। तो ये जो रेखा है क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई, कहाँ, दर्पण पर, और परावर्तित होकर के कहाँ चली गई, फोकस से, वास्तविक रूप से जा रही है। दूसरा देखें अगर, तो दूसरा देखना, इसके आंतरिक भाग को पॉलिश कर देते हैं, ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया इसका वक्रता केंद्र C। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी और परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएंगी। इसको जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर ये वास्तविक रूप से काटेगी या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो रहा है क्या, कि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ पर आभासी बन रहा है। और उत्तल दर्पण की खासियत कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, कभी भी वास्तविक नहीं बना सकता। लेकिन अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, आभासी ही बनाता है। तो ये है मुख्य फोकस की परिभाषा, क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य फोकस। तो इसमें गुजर रही है, इसमें प्रतीत हो रही है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा लिख लेना, क्योंकि औरों की परिभाषा जरूरत नहीं है। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इधर फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। f क्या है, फोकस, और फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल f होती है। तो वो ध्रुव और f के बीच की दूरी है। जितनी भी दूरियां हैं सभी हम लोग कहां से नापेंगे, ध्रुव से, बीच से, इधर से नहीं नापेंगे, इधर से दूरी नापेंगे, फोकस से हमेशा। इसमें भी सॉरी ध्रुव से, इसमें भी ध्रुव से। तो जितनी भी दूरियां होती हैं सभी को कहां से नापते हैं हम लोग, ध्रुव से। एक टर्म आता है द्वारक, यानी कि ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक। यानी कि किसी भी दर्पण का वह प्रभावी भाग जहां से ज्यादा प्रकाश परावर्तित हो सके, दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक। तो इसमें देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक का प्रकाश पूरा परावर्तित हो सकता है, तो ये दर्पण का क्या हो जाएगा, द्वारक। तो इसमें हमें केवल एक ही परिभाषा लिखनी है, वो है मुख्य फोकस की। बाकी सब परिभाषा की जरूरत नहीं है कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या होती है, इसकी जरूरत नहीं है। केवल मुख्य फोकस को लिख लेते हैं। बाकी सभी को हम बता ही दिए कि दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। दर्पण जिस गोले का भाग होता है वो कहलाता है वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें केवल हमें फोकस की परिभाषा लिखना है और किसी का नहीं। हाँ, लेकिन ये बनाना तुम्हें सब है कि कौन क्या होता है। यहाँ पर फोकस भी दर्शा दे रहे हैं हम, ये क्या है, f, जिसको क्या बोलते हैं, फोकस।
और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से काटती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक रूप से काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। और कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं या लिखते हैं या दर्शाते हैं, और इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये दोनों डायग्राम भी बना लेना। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, और ये वाला उत्तल। तो उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, ये फिक्स है हमेशा। और अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। कैसे बनता है, कल के लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यानी प्रतिबिंब की रचना का नियम देखेंगे, और फिर कहाँ कहाँ प्रतिबिंब रखेंगे तो कहाँ कहाँ पर वस्तु रखा जाए कि प्रतिबिंब बनेगा, वो सब कल देखेंगे।